नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। 31st जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स वो पढ़ रहे हैं हम लोग आपके साथ। आइए आइए। और हमारी जीएसटी की दोनों बुक रिलीज कर चुके हैं। मुझे लगता है कितने लोगों को मिल चुकी है बुक? सर हमको नहीं मिला अभी तक। अच्छा, अब वो ट्रैकिंग आईडी तो हमने भेज दिया है आपको। ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलिए मिल जाएगी तो बताइएगा। तो ये 31st जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स, और इसको अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ये देखिए क्या लिखा है इन्होंने। अच्छा, वरुण जी नए हैं। ओके, तो वरुण जी हम लोग क्या करते हैं, पूरा जीएसटी काउंसिल मीटिंग मिनट्स में हम लोग पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको हाईलाइट कर देते हैं, फिर वो जी हाईलाइटेड ही हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक, राइट। तो ये पढ़ रहे हैं। ही एडेड दैट देयर वर सम अदर इश्यूज सच एज इश्यू ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन द टेलीकॉम सेक्टर। मुझे एक बात बताइए, टेलीकॉम सेक्टर में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे है सेक्शन 12 में? जनरली प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? जनरली प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए? प्लीज कोई बताए। हेलो। जनरली, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ। यस, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट होना चाहिए। और अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? तो उसका मान रजिस्ट्रेशन। लीजिए मान लीजिए बी टू बी है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अवेलेबल है, लेकिन अगर बी टू बी नहीं है, बी टू सी है, तब क्या करते हैं? तो भी लोकेशन ही देखते हैं। तो रूल 46 में लिखा हुआ है, कंटेंट ऑफ इनवॉइस के केस में, इफ द इनवॉइस वैल्यू इज एक्सीडिंग 50,000 तो लोकेशन लेना जरूरी है, यस और नो? रूल 46 में कंटेंट ऑफ इनवॉइस में तब भी बेसिकली लोकेशन ही देखते हैं। उसके बावजूद अगर लोकेशन नहीं मिल रहा है तब लोकेशन ऑफ सप्लायर हो जाएगा। ठीक बात है। अब इसमें क्या हुआ, पेटीएम, अगर आप पेटीएम के थ्रू रिचार्ज करते हैं तो पता नहीं पेटीएम क्या कर रहा था, वहां पर लोकेशन ऑफ जो दिखला रहा था वो, मान लीजिए एयरटेल की कंपनी जहां लोकेटेड है वो दिखला देता था, वोडाफोन की कंपनी जहां लोकेटेड है वो दिखा देता था। लेकिन बेसिकली लोकेशन होना क्या चाहिए था, जो रिचार्ज करवा रहा है उसका लोकेशन, लोकेशन ऑफ सप्लाई होना चाहिए। आइए हम्म। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। He added that there were some other issues such as the issue of place of supply in the telecom sector, due to which full revenue due to his state was not coming. कौन सा स्टेट कह रहा है ये? पंजाब। He explained that the service providers like Paytm, in respect of telecom services provided by BSNL and MTNL, were accounting a large portion of taxes to his state to their head office in Noida based on the address of suppliers and not on the address of the subscribers. चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये एजेंडा आइटम करने से पहले मुझे एक बात बताइए, प्री जीएसटी रिजीम में और इस जीएसटी रिजीम में स्टेट का रेवेन्यू कम हुआ या बढ़ा? वाइल्ड गेस। मान लिया दिल्ली को बढ़ना चाहिए, बड़ा होगा। 2000 करोड़ आ रहा था, अब यहां पर 2000 करोड़ से कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है? तो बोला कि कम आ रहा है। मतलब हर एक स्टेट बोल रहा था कम आ रहा है, कम आ रहा है। एक ही, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमारा रेवेन्यू बढ़ा है। वो कौन सा स्टेट है? अब असम कंजम्पशन तो है बेसिस सर। अप्लाई करेगा, यस। दे आर ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, they are all northeastern states. They said that our revenue has increased in GST regime. Now, why it has increased in GST regime? Because consumption principles are being followed. आज एक बात बताइए, महाराष्ट्र ऑरिजिन स्टेट, महाराष्ट्र में सारी इंडस्ट्री महाराष्ट्र में है, यस और नो? पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, मैक्सिमम इंडस्ट्री यही है।
तो प्री जीएसटी रिजिम में क्या हो रहा था, क्योंकि ओरिजिन सिस्टम चलता था, यहां से गुड्स किसी और स्टेट में सप्लाई होता था, तो सीएसटी का जितना पैसा है इन स्टेट्स को मिलता था, यस और नो। यस। अब ये जब सीएसटी खत्म हो गया और जीएसटी आ गया और कंजम्पशन प्रिंसिपल फॉलो होने लगा, तो यहां से जब गुड्स यहां सप्लाई हो रहा है, मान लीजिए दिल्ली सप्लाई हो रहा है, तो इसका किसको पैसा मिलेगा? हेलो, दिल्ली दिल्ली को ही मिलेगा ना, दिल्ली दिल्ली को ही मिलेगा। अब देखिए हुआ क्या, कहानी समझिए इस चीज को। बहुतों के दिमाग में कंजम्पशन प्रिंसिपल में प्रॉब्लम, कंजम्पशन प्रिंसिपल ठीक से क्लैरिटी नहीं है। मुझे एक बात बताइए, कंजम्पशन का मतलब, कंजम्पशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? जो स्टेट कंज्यूम करेगा, जो स्टेट कंज्यूम करेगा। अच्छा देखिए, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न का एग्जांपल लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न, एक मान लीजिए राजीव जी का ये एग्जांपल है। राजीव जी आसाम में है और वो दिल्ली आते हैं, 10 लाख रुपया लेके यहां पर ज्वेलरी खरीद लेते हैं दिल्ली में। बताइए, दिल्ली आके खरीदते, किसको किसको टैक्स जाए, C+S या I? डिपेंड करता है वो एड्रेस क्या देते हैं। नहीं, पॉलिसी हम लोग वी आर डिस्कसिंग, वरुण जी पॉलिसी। मुझे एक बात बताइए, नहीं, एड्रेस तो मांगेंगे ना उससे। नहीं, मुझे जीएसटी मतलब, मैं पॉलिसी डिस्कशन कर रहा हूँ। मुझे एक बात दिल्ली को बताइए, जाएगा, इसका दिल्ली को टैक्स, जाएगा, एक मिनट, इसका टैक्स किसको मिलना चाहिए? दिल्ली को जाएगा। नहीं, फिर से पूछिए, मैं फिर से सभी लोग से पूछ रहा हूँ। राजीव जी असम को असम मिलना के चाहिए हैं, सर। असम में असम में है, होना चाहिए। दिल्ली में ज्वेलरी खरीद रहे हैं, तो इसका टैक्स किसको मिलना चाहिए? असम को मिलना असम चाहिए। को। बड़ा सिंपल है। आज अगर ये आप लोकलाइज सिटीजन की बात करें, देन राजीव जी इज लिविंग इन असम फॉर लास्ट 50 years, ही इज अर्निंग फ्रॉम असम, ही इज यूजिंग रिसोर्सेस ऑफ असम। भले वो पूरे इंडिया में कहीं भी जाके खरीदे, लेकिन वो पैसा लेके कहां से निकले थे? असम से। असम से। तो इसका टैक्स किसको मिलना चाहिए? असम असम को ही मिलना चाहिए। लेकिन अगर ये दिल्ली में आके एड्रेस दिल्ली का देते हैं या किसी और स्टेट का देते हैं, तो जो पैसा असम का था, वो पैसा कहां चला गया? किसी और स्टेट में चला गया। यस। यस और नो? तो जी, मैं आपको yes. कंजम्पशन प्रिंसिपल में, आप लोग ये सोचते हैं कि कंजम्पशन प्रिंसिपल में जिस स्टेट में कंज्यूम हुआ है उस स्टेट को मिलना चाहिए, ऐसा है नहीं। इसको अगर आप लार्जर फ्रेम में देखेंगे, तो जिस स्टेट ने खर्चा किया है, कहीं भी खर्चा किया हो, उसी स्टेट को पैसा मिलना चाहिए। हेलो, यस सर। समझ में आया? इसीलिए रूल 46 में 50,000 से ऊपर का अगर आप खर्चा कर रहे हैं, तो सप्लायर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि उसका करेक्ट एड्रेस वो ले ले। यस। ठीक बात है। अब देखिए हुआ क्या। तो कंजम्पशन प्रिंसिपल को अगर आप इस तरह से समझेंगे, तो जीएसटी का जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और जो ये लोग बात कर रहे हैं यहां पर, वो भी आपको क्लैरिटी आएगी। अब देखिए हुआ क्या। दिल्ली वाला कह रहा है, बाकी जितने भी बड़े स्टेट कह रहे हैं, वी आर लूजिंग रेवेन्यू। व्हाई दे आर लूजिंग रेवेन्यू? अच्छा, हम लोग, मैं ये कंजम्पशन प्रिंसिपल किस बात पे कह रहा था? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये रेवेन्यू इंक्रीज जो हुआ है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि हुआ है। देखिए क्या हुआ था, प्री जीएसटी रिजीम में बड़ी बड़ी कंपनी एफएमसीजी, इन्होंने हर एक स्टेट में डिपो बनाया हुआ था। हेलो, यस। ये जो हर एक स्टेट में जो डिपो बनाया हुआ था, बैकग्राउंड में अगर आवाज आ रही है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो ये डिपो रेंट पे लिया हुआ था, करेक्ट? यस सर। जिसके जिसके कारण सर्विस टैक्स आ रहा था सेंटर को, और स्टेट को, क्योंकि डिपो था तो हो सकता है स्टेट में इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ रही थी, लेकिन स्टेट को कोई जीएसटी, स्टेट को जो वैट के रूप में जो पैसा मिल रहा था, वो कैसे मिल रहा था कि मान लीजिए हरियाणा में फैक्ट्री, पंजाब में फैक्ट्री है, और उसने झारखंड रांची में एक डिपो खुला हुआ है, तो या पंजाब से रांची फ्लो कर गया गुड्स 2% सीएसटी के बेसिस पे, और फिर रांची झारखंड में ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो ऑब्वियसली वैट उसके कारण मिल गया। ठीक बात है।
अब क्या हो रहा है कि जैसे जीएसटी आया, जितने भी डिपो थे बड़े बड़े या छोटे मोटे शहरों में भी जो अगर खोले हुए थे, सब उठा के बंद कर दिया इन्होंने, बड़ी बड़ी कंपनियां, जिसके कारण भी स्टेट ने रेवेन्यू लूज करना शुरू कर दिया। ऐसा ये डिस्कशन कर रहा है। अब मैं पढ़ रहा हूं आपके साथ। हर एक स्टेट की अपनी अपनी कहानी है। दे आर डिस्कसिंग व्हाई द स्टेट्स आर लूजिंग रेवेन्यू। The Honorable Deputy Chief Minister of Delhi stated that one of the reasons for revenue shortfall in his state was that during pre-GST era, sales from godown were taxed at the first point of sale. Acha. However, in GST regime, even though the goods were being consumed in Delhi, the big dealers were setting up their godowns in other states due to competitive land prices and rentals. He added that there was also loss of revenue on account of lack of input tax credit matching. Dr. Amit Mitra, West Bengal, stated that it was assumed that in GST the consuming states would be better off. However, the data available in GST had not been analyzed in the way it should have been through the technical processes available. There was a need to relook the data as to why many consuming states were in bad revenue position. आगे बोलेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न बैड पोजीशन में नहीं है. There was only some heuristic explanation for revenue shortfall, like shifting of logistics hubs from Delhi. He emphasized that there should be an analysis based on the original premise of the GST that more revenue should come to the consuming states. In the northeastern state, the revenue had increased. So ये northeastern states की कहानी है. He added that revenue for consuming states would be based on IGST, which in turn depended upon the effectiveness of the e-way bill system and curbing of large-scale undervaluation of goods like marble, garments, building materials, etc., which would help to augment GST revenue. He informed that Kerala had earlier a floor price system which had gone, and this was encouraging undervaluation as there was no such system in place. He suggested to review the rules of e-way bill system regarding valuation and also address the problem of double run on the same e-way bill. अब मैं आपसे पूछे प्रैक्टिकली, मुझे एक बात बताइए आप, क्या अंडर वैल्यूएशन हो रहा है जीएसटी में? मान लीजिए दिल्ली से महाराष्ट्र कोई गुड्स जा रहा है, इस गुड्स की वैल्यू मान लीजिए 2 लाख है, इसका मैं वैल्यूएशन 20,000 कर देता हूं ताकि मुझे ई-वे बिल ना बनाना पड़े. ऐसा हो रहा है क्या? या इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए भी मैं अंडर वैल्यूएशन कर दूं? लोग ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताइए. ये तो कह रहे हैं कि कर रहे हैं. कर रहे हैं सर. हैं? Yes. कर रहे हैं. कर रहे हैं. क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? मुझे नहीं समझ में आ रहा है. कई बार सामने वाले को पक्के के पैसे की दिक्कत होती है, तो लोग अच्छा. कर लेते हैं. इंट्रा में तो खैर कर सकते हैं, इंटर में भी करते हैं क्या? Yes, sir. कर रहे हैं. मार्बल और टाइल्स में हो रहा है सर. जहाँ अनरजिस्टर्ड होंगे ना वो लोग, वहां तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है. रजिस्टर्ड में ओके. इंट्रा B2C में पॉसिबिलिटी ज्यादा है. B2B में भी हो रहा है सर. B2B में भी हो रहा है. हाँ, मार्बल और टाइल्स में भी पूरा हो रहा है. अच्छा, मार्बल्स में हो रहा है. ओके. तो सिर्फ गुड्स पहुंचाने के लिए हो रहा है या और भी कोई टैक्स इवेजन है? फैक्ट्री वाले दे ही नहीं रहे हैं बिल. ऐसा भी कर रहे हैं क्या? मान लीजिए मार्बल का रेट 200 रुपया है. हाँ, और बिलिंग की 50 रुपए का, 50 वही रुपया हो रहा बैंक के थ्रू ले लिया और 150 रुपया कैश ले लिया. हाँ वही हो रहा है. पहले वाला वेट वाला सिस्टम ही हो रहा है अभी. वैट वाला सिस्टम हो रहा है. हाँ, टाइल्स में भी यही हालत है. किसमें? क्या टाइल्स किसमें? में. टाइल्स में. हाँ. टाइल्स तो सारा गुजरात में ही हो रहा है. ओके ओके. अच्छा, एक बात बताइए, अभी जब गुड्स मूवमेंट होता है तो क्या इंस्पेक्टर के पास पावर है वैल्यूएशन को चेक करने का? जी.
मनीष जी कह रहे हैं हाँ, वैल्यूएशन चेक कर सकता है। क्या एमआरपी तो लिखी रहती है उस पर? नहीं, एमआरपी छोड़ दीजिए, एमआरपी से तो कोई मतलब ही नहीं है। जो इनवॉइस में जो वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए एमआरपी 1,000 रुपये दिए हुए, मैंने इनवॉइस काट दिया 1 रुपये का, क्या वो मेरा रोक सकता है? बिल्कुल नहीं, इंस्पेक्टर डू नॉट हैव द पावर। इंस्पेक्टर विल ओनली चेक द वैल्यू, रेट, सॉरी, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, HSN, बस। वो यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि आपने वैल्यू कम क्यों किया। ही इज नॉट द असेसिंग अथॉरिटी, नॉट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो आप देखिएगा इसमें यही डिस्कस कर रहे हैं, दे वांट टू चेंज द ई-वे बिल सिस्टम, दे वांट टू गिव मोर पावर टू द इंस्पेक्टर सो दैट दे कैन चेक वैल्यू आल्सो। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। इन्फॉर्म दैट केरला हैड अर्लियर ए फ्लोर प्राइस सिस्टम व्हिच हैड गॉन, फ्लोर प्राइस सिस्टम मतलब इतना मिनिमम वैल्यू तो आपको शो करना ही पड़ेगा, एंड दिस वाज इंक्रीजिंग अंडर वैल्यूएशन एज देयर वाज नो सच सिस्टम इन प्लेस। He suggested to review the rules of e-way bill system regarding valuation and also address the problem of double run on the same e-way bill. ये क्या है डबल रन? एक ही बिल पे 2 बार 3 बार गाड़ी चली गई, कैसे कैसे पॉसिबल है? गई डिलीवरी करके आई, पकड़ा नहीं गया, दोबारा ले गया। उसी पे? हम्म अच्छा चलिए मैं इसको एक बार समझ लेता हूँ। मान लीजिए मैंने इनवॉइस बनाया A to B इंट्रा, ठीक है, और मुझे ई-वे बिल में जो टाइम लिमिट ली हुई थी, मान लीजिए 200 किलोमीटर है, तो टाइम कितने दिन में है? 3 दिन का टाइम है ना? चलिए याद अज्यूम नहीं। कर लेते हैं, याद तो नहीं है, एक 3 दिन का टाइम है A to B, वो 2 घंटे में, क्योंकि इंट्रा है, इनवॉइस है, A to B, इनवॉइस काटा हुआ है, तो मैं 10 डिलीवरी करके आ गया, 10 पीसेस, और 1 घंटे में आ गया और पकड़ा नहीं गया। फिर मैं दोबारा इसी इनवॉइस को अगेन A to B, सेम पार्टी, सब कुछ सेम, अगेन 10 पीस डिलीवरी करके आ गए। यही हो रहा है ना डबल रन का मतलब? मतलब A to B है तो A to B, A to C नहीं हो सकता, A to D नहीं हो सकता, सब कुछ सेम रहेगा। यानी कि सेम पार्टी को मैं बार बार डिलीवरी करने जा रहा हूँ सेम ई-वे बिल पे। कमाल है, लोग ऐसा भी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता था। आपको मिला है ऐसा कोई? पार्टी सेम नहीं, दूसरी भी हो सकती है, उसमें क्या है? दूसरी हो सकती है? अगल बगल में। हाँ, अगल बगल में, हाँ, ठीक बात है। अगर नेबरिंग है तो बिल्कुल आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक बात। एक मिनट म्यूट कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग बंद कर। ये तो पहले भी बहुत होता था, रोड परमिट जब चलते थे। अच्छा, एक रोड परमिट आया, वो तो एक रोड परमिट की लिमिट शायद 15 दिन या 1 महीना होती थी। तब तक वो गाड़ी मान लिया उड़ीसा से चली बिहार, तो 4 चक्कर 5 चक्कर मार देते थे। ये रोड परमिट कौन देता था? वो सेल टैक्स के समय में होता था। रिसिपिएंट जो माल मंगा रहा है उसको भेजना पड़ता था सप्लायर को। हर एक स्टेट में होता था? बिहार में तो होता था। अच्छा, बाकी लोग बता दें, बाकी स्टेट्स का। असम में भी होता था। असम में भी था? हाँ, रोड परमिट सिस्टम था। अच्छा, हेलो हाँ हाँ कमलेश जी। सर, जीएसटी फॉल्स बिलिंग में लोग यहाँ करोड़ों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। कैसे? अब जैसे यहाँ पे ये कोयले का काम है, इलीगल माइनिंग कर लिया, कोयला को इलीगल रेज कर लिया, अब उसको बिल चाहिए, वो बेचेगा कैसे? तो अब कैसे? जैसे कोयला भट्ठा वाला है, अब उसका कुछ कोयला जलता है, कुछ परसेंटेज, या बनारस में कोयला भेजा, वो नहीं पकड़ा है, तो वो बेच देते हैं बिल उसको, जो इलीगल रेज किया हुआ है। करोड़ों करोड़ रुपए की कमाई है सर इसमें। कमलेश जी फिर से बताइए, फिर से बताइए, मैं लिखता भी जाता हूँ, बताइए फिर से। जैसे मैं कोयला रेजिंग करता हूँ इलीगल। अच्छा, इलीगल माइनिंग कर रहे हैं आप? हाँ, इलीगल माइनिंग कर रहा है। तो जो इलीगल माइनिंग कर रहा है वो भी रजिस्टर्ड नहीं है, वो यूआरडी है? नहीं, रजिस्टर्ड है। अब हम बेचेंगे कैसे? हमको अच्छा, बिल चाहिए ना। ओके, आप रजिस्टर्ड है, आपको ठेका 100 का दिया गया, आप 200 कर रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा कर रहे हो दैट इज इलीगल माइनिंग। हाँ, ओके, ठीक है। अब हमको उसके लिए परचेज बिल चाहिए बेचने के लिए। क्या चाहिए आपको? परचेज बिल। परचेज बिल? अब हम बिल कहाँ से लाएंगे? हम बेचेंगे कैसे? मेरे पास कोयला तो है। अच्छा, ठीक है। बेचेंगे कैसे? तो हमको तो परचेज बिल सपोर्टेड चाहिए ना। परचेज बिल नहीं समझ में पा रहा हूँ, किस वो चीज का? इसलिए कह रहे हैं कि मान लिया हम लोग कंपनी को सप्लाई कर रहे हैं, उसको तो वो पूरा बिल माल पे ले रहा है, बिल पे ले रहा है माल।
हाँ हाँ। वो कच्चे में माल अच्छा नहीं ले अच्छा रहा अच्छा है। अच्छा, वो किसी और को दूसरा हाँ दूसरा बिल चाहिए ये उसको। सर फॉल्स बिलिंग का काम आज के डेट में करोड़ों रुपए का धंधा हो रखा है, अरबों रुपए का। जिसके पास 2 साल 3 साल पहले 1 रुपए नहीं था, फूटी कौड़ी नहीं थी, वो करोड़ों करोड़ रुपए कमा के बैठा है। सिर्फ इसके इलीगल माइनिंग से। बहुत से बिजनेस है सर, टाइल्स और मार्बल का, जैसे आप बिजनेस देख लीजिए। वहां पे क्या होता है कि कोई रिटेल कस्टमर आया, वो हम्म। बिल लेता नहीं है, समझ गया समझ गया। तो वो बिल्डर क्या करते हैं कि वो बिल ले लेते हैं। हाँ, वो बिल ले लेता है, मतलब जहां इनपुट जहां जाना चाहिए था वहां नहीं गया। हाँ, 18% का जीएसटी है, उसमें शेयरिंग करके वो लोग, बहुत बड़ा बिजनेस हो रखा है ये आज के डेट में। हाँ, ये तो बहुत आराम से हो सकता है। गवर्नमेंट ने वो क्यूआर कोड का कॉन्सेप्ट लेके ही नहीं आया अभी तक। B2C सप्लाई में ये क्यूआर कोड का एक कॉन्सेप्ट है जो अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है। और जैसे सर उन्होंने मेरा कोयला कहा। भट्ठा है, हाँ हाँ। ठीक है, मैंने 1,000 टन का कोयला का प्रोडक्शन किया। अब उसमें कुछ परसेंटेज क्या होता है, कोयला का जल जाता है 5% या 10%। हम्म अब मैं उसको दिखलाता ही नहीं, 5% 10% जला, अब किसी को बिल चाहिए ले लो। हम्म। ईवे बिल सिस्टम में वो अगर इंस्पेक्टर को वैल्यूएशन का राइट दे दे, रोड पे वो वैल्यूएशन तो कर ही नहीं पाएगा। जो आज के डेट में सही प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो मजाक बन गए हैं। ठीक बात है। चलिए आइए। ये बैकग्राउंड में, मेरे बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चल रहा है रोड पे, आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ सर, बीच बीच में आ रहा है सर। और डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है ना? नहीं चलता है। ठीक है। CBIC stated that at a broader level, three services, namely real estate, telecom, and airlines, were not performing well. अच्छा, एक बात बताइए, मैं इस तुरंत याद आ गया। ये अगर ये जो ईवे बिल, सॉरी, रियल एस्टेट को तो क्रेडिट बंद ही कर दिया इन्होंने। जी सर। आईटीसी ब्लॉक कर दिया। अगर आईटीसी ब्लॉक कर दिया तो अब ये बिल तो खरीदने भागेगा नहीं। नहीं खरीदता है सर। तो कमलेश जी, क्या अब रियल एस्टेट से रिलेटेड तो और रेस्टोरेंट में भी ऐसा नहीं हो रहा है? आईटीसी ब्लॉक्ड है, तो जहां जहां आईटीसी ब्लॉक्ड है वहां वहां ये चोरी तो पॉसिबल नहीं है, बाकी जगह ऑब्वियसली है। सोहन लाल जी, मार्बल और टाइल्स में कौन खरीदता है ऐसे? गुजरात से जो माल आ रहा है अंडर बिलिंग आ रहा है सर। वो अंडर बिलिंग आ रहा है। अच्छा, वैल्यूएशन के चक्कर में। मार्बल का रेट भी तो वैल्यूएशन बहुत के ज्यादा चक्कर है, 28% होगा मुझे लगता है। 18%। 18% है, ओके। हाँ। इसीलिए तो अंडर बिलिंग हो रही है। हम्म। सर वहां भी तो कंडीशन दिया है ना, वो 80 और 20 जो आरसीएम में थी सर। रियल तो एस्टेट के लिए। बिल तो खरीदा हम्म, जा ही रहा है, वहां पे भी लोग खरीदते ही हैं। हम्म। चलिए। CBIC stated that at a broader level, three services, namely real estate, telecom, and airlines, were not performing well. In addition, revenue from smaller service providers had gone down, which was partly due to monthly return system, tax rate on services, and hike in the annual turnover threshold for registration from rupees 10 lakh pre-GST to rupees 20 lakh in GST. Further, small-scale service providers were keeping away from GST because of heavier compliance requirements under GST. He stated that the service tax revenue collected in the year prior to implementation of GST was around 2.85 lakh crore, and the normal course this would have touched 3 lakh crore this year. तो सर्विस इंडस्ट्री में भी उनको नुकसान हो रहा है। एक मिनट होल्ड कीजिए।
राजीव सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमित जी, मैंने भी देखा आप क्या किया, आप आया। अभी मीटिंग तो आना पड़ेगा। हाँ लेकिन सर ने रिकॉर्डिंग चालू करके किया। अरे सर रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए। इसीलिए मैंने बात नहीं किया उसी टाइम। ओके। वो राजेश सर आते नहीं अभी? आज नहीं है, आते हैं सर। अच्छा अच्छा। राजेश सर तो आते हैं, वो नहीं रहने से, उन्होंने नहीं रहने से इतना अच्छा नहीं लगता है। हम्म। सर की बुक मिली आपको? नहीं मिला सर, तो भेज दिया बोला। कल कल हाँ, कल शायद हमको भेजा। यस, डीटीडीसी का शेयर नंबर दिया अच्छा हमको। अच्छा। आपको मिल गया क्या? राजीव जी, आप गोवा से हुए क्या? मैं आसाम से हूँ सर। गोवा से कौन है? गोवा से है हमारा संतोष पाटिल जी है ना। हाँ, हम्म। यस, संतोष पाटिल जी। तो नमस्कार गोवा सर। क्या मेन टाउन से है कि आउटर से है? मतलब मतलब हेलो। प्रॉपर वो गोवा शहर में रहते हैं या आउटस्कर्ट्स में हाँ, रहते नहीं नहीं नहीं, शहर में। हैं? बर्मन जी बोल रहे क्या? नहीं नहीं, पाटिल जी बोल रहा हूँ, संतोष पाटिल। पाटिल जी। ठीक है, कभी उधर प्रोग्राम बनेगा तो आपसे मिलेंगे। यस 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 गोवा शहर बहुत सुंदर है। यस, ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर है। वो पूरा गोवा संतोष एक पाटिल जी का ही है। एक हाँ, ग्रुप ये बन सर, जाने से क्या है ना, सब स्टेट के लोग जुड़ गए, कभी भी किसी को जरूरत यही पड़े बात तो होता है, बहुत जरूरी होता है। सही है। रिकॉर्डिंग ऑन। हाँ हाँ, थैंक यू। यस सर। राजेश जी को फोन किया जाए क्या? राजेश जी गायब है। सर आपने चलो, रिकॉर्डिंग चालू रख के चला गया था। क्या बात कर रहे हैं? अरे चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अब काटना पड़ेगा ये अलग काम है। हम्म। चलिए, नहीं भी काटेंगे, आप लोग का कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ ही होगा। बात हुई। हाँ। अ, हाँ, ये सर्विस टैक्स इंडस्ट्री से जो रेवेन्यू डाउन हुआ है, ये क्यों हुआ है? सर्विस टैक्स इंडस्ट्री में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट 10 लाख थी प्री जीएसटी रिजीम में, यस सर। उसको 20 लाख किया गया। 9 लाख रुपए थी सर उनको रजिस्ट्रेशन। 9 लाख। हाँ, 9 लाख मान लीजिए, लेकिन 10 लाख रुपए पर टैक्स देना पड़ रहा था, ठीक ना? 10 यस। लाख से ऊपर, और 10 लाख रुपए से ऊपर पे टैक्स देना पड़ता है, यानी कि 10 लाख हो गया तो 10 लाख तक एग्जाम्पशन है, जनरल एग्जाम्पशन था। और लेकिन अगर 20 लाख हो गया है तो 20 लाख रुपए का जनरल एग्जाम्पशन नहीं है, उसके बाद तो पूरा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक बात है। यस फिर सर। 10 लाख का गैप प्लस 20 लाख का जनरल एग्जाम्पशन नहीं है, 20 लाख एक ट्रिगर पॉइंट है जिसके कारण आपको जीएसटी देना पड़ता, तो इन सब के कारण ऑब्वियसली जीएसटी का रेवेन्यू कम हुआ है। अब आगे आते हैं। He added that the rate of 18% GST was dissuading small scale sector such as tailoring units, fitness centers, beauty parlors, hair cutting salons, etc. to come into tax net. In the real estate sector, 12% tax rate for under construction projects was perceived to be an additional burden for the buyers, while the furnished flat did not attract any GST and only stamp duty. और stamp duty कितना है? 4%, 5%. He added that even with input tax credit, the GST rate of 12% appeared to be dissuading the builders from further investment in the sector. Funding by NBFC to the real estate sector had also slowed down. इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। पहले मुझे बताइए जीएसटी का रेट किस तरह से फिक्स किया गया, जरा बताएंगे आप? देखिए, प्री जीएसटी रिजीम में हर एक स्टेट अपने अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग जीएसटी का रेट फिक्स किया हुआ था, ठीक बात है। लेकिन जैसे ही यूनिफॉर्म जीएसटी रेट हो गया ऑल इंडिया, तो इन्होंने क्या किया, जो रेट प्री जीएसटी में था, मान लीजिए एक्साइज प्लस वैट मिला के, वही रेट उन्होंने अनुमान जीएसटी में भी फिक्स कर दिया, विदाउट सीइंग वेदर देयर इज ए टैक्स बॉयंसी और नॉट, कि मतलब टैक्स रेट कम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगा, वो सब चेक नहीं किया।
फिर ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, और दे ट्राई टू फिक्स ए रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इन्होंने दो स्टडी कंडक्ट की। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, बोले ये रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का कॉन्सेप्ट ही गलत है। आइए, where they had indicated that there could be no uniform revenue neutral rate for GST for the entire country. RNR तो पूरे कंट्री के लिए तो हो ही नहीं सकता। At that time, states like Gujarat, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, and Goa had expressed apprehension that GST would cause a big loss of revenue as they believed themselves to be the origin states. NIPFP report had indicated that applying a uniform revenue neutral rate for the entire country would lead to loss of revenue to some states, and had suggested a high revenue neutral rate for some states like 27% for Chhattisgarh. He added that it was explained that the whole concept of origin and destination tax was a farce in the long run, since if a state was a producing state, sooner or later it would also become a consuming state. He stated that it could be seen that the state of Gujarat had not lost as much revenue even though the GST component was high in its pre-GST revenue collection. On service tax, he stated that earlier a large part of service tax was levied on B2B supplies, that is between the stages of manufacture and retail, like renting of immovable properties, C&F agents, business auxiliary services, business support services, advertisement, etc. And the revenue from them was going to be cannibalized in GST, यानी कि subsumed हो जाएगा, being a levy on the final price. He stated that as per his estimate, the net revenue from service tax was supposed to be around 70,000 crore, depending upon the exemption threshold. He added that due to increase in the annual turnover threshold for registration of service tax under GST, many taxpayers had gone out of tax net. He added that major revenue providers in B2C segments were telecom and retail, where revenue was down, where tax evasion was traditionally high. Telecom में revenue क्यों down हुआ? किसी को कोई आइडिया? सर बिकॉज सर वो वैसे ही उन्होंने काफी स्लैश कर दिए थे प्राइसेस। अच्छा, और कोई? रेट तो सेम ही था ना। सर्विस टैक्स के जमाने में टेलीकॉम पे रेट मुझे लगता 14.5% लगता था, और जीएसटी आने के बाद 18% लगता है। उसके बावजूद टेलीकॉम में रेवेन्यू डाउन है। बिकॉज सर्विसेज की प्राइस स्लैश की थी ना सर सबने, मतलब जियो एयरटेल ने काफी कम कर दिए थे रेट्स। खैर इसमें ये डिस्कशन नहीं हो रहा है निशान जी। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, रेवेन्यू डाउन मतलब रेट ऑफ टैक्स के कारण डाउन है। ये पूरा पैराग्राफ उसी के कारण है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए कोई बात नहीं। The advisor Final Resources Punjab further stated that at the time GST design was first conceived around 2008, the rate of state VAT was standard rate at 12.54% and merit rate was 4%. But the merit rate आप समझते हैं essential goods का, but the rates rose subsequently across the states as some states started levying 10% surcharge, some raised tax rates, etc. At the time GST was assured, most states had a VAT rate of 13.5% to 14% on a cascaded value which included central excise in addition to CST of 2% plus the input tax credit reversal of 4% on stock transfers. Thus his estimate was that most of the states had a prevalent VAT rate of 18% at a higher end, which had now become 9% as GST, and VAT rate of 6% together with similar cascading had become 2.5% or 6% as GST at most. This had an impact on the revenue front. Okay. He stated that Punjab's primary problem was mismatch between ratio of Punjab shares of GDP. ये आप समझ रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? बोला पहले स्टेट को वैट के रूप में कितना मिलता था? मान लीजिए 14% मिलता था। अब एसजीएसटी के रूप में कितना मिल रहा है? 9%। 9% मिल रहा। तो ये 5% का फॉल है। अब ये 5% का फॉल है तो फिर गवर्नमेंट ने क्या कहा कि पहले स्टेट को सर्विस टैक्स से कुछ नहीं मिलता था, सर्विस टैक्स से उसको 0 मिलता था, अब सर्विस टैक्स का उसको 9% मिलेगा। तो ये गेन भी तो है, लेकिन ओवरऑल नेट इफेक्ट
हर एक स्टेट का जो ओरिजिन स्टेट्स है उनको लॉस ही हो रहा है। The Honorable Chief Minister of Puducherry stated that his state was a big loser of revenue under GST. He stated that earlier his state attracted consumers from other states and several warehouses were located in his state. The previous finance secretary had met officers during GST rollout and he had indicated that GST would benefit the consuming states. But now the experience was that all revenue of small industries was going to other states through sale. और पुडुचेरी के में ऑब्वियसली ओरिजिन स्टेट है, जीएसटी लग गया, कंजम्पशन स्टेट पे पहुंचने लगा, पुडुचेरी को नुकसान है। आप यूं समझिए, मान लीजिए पुडुचेरी का पॉपुलेशन है 10 लाख और ये इन्होंने इंडस्ट्री बैठाई हुई है, मान लीजिए 5 मेजर इंडस्ट्री है यहाँ पर। ये 10 लाख का पॉपुलेशन जितना कंज्यूम करेगा उतना ही तो रेवेन्यू पुडुचेरी को मिलेगा, हाँ या ना? हेलो, यस सर। यस सर। अब ये 5 मेजर इंडस्ट्री अगर पुडुचेरी में है और ये बेच रहे हैं आउटसाइड द स्टेट्स, उसका रेवेन्यू पुडुचेरी को तो कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली पुडुचेरी विल ऑलवेज बी द लूजर। और आप यूं भी मान लीजिए जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज्यादा है उसी को रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, यस है ना? यस। तो ये केस तो है। State of Maharashtra explained that his state was a high service consuming state and during the first year of GST the revenue collection was good. He stated that now there was a downward trend in revenue from service sectors like telecom and airlines. He added that under VAT there was a composition scheme in his state for manufacturers and now there was a declining trend revenue from this segment because there was just 1% of composition tax. He added that traditionally Maharashtra has been a better compliant state. However, it had also been noticed that large amount of tax credit was being used through circular transaction and they were trying to improve tax compliance through better data analytics. ये एक अच्छी लाइन है कि मानते हैं कि महाराष्ट्र इज अ बेटर कंप्लायंट स्टेट, रिटर्न फाइल टाइम पे करती है, चोरी नहीं करती है। इससे लगता है मुझे महाराष्ट्र वाज द फर्स्ट स्टेट टू कम आउट विद दैट सर्कुलर कि अगर मैचिंग नहीं भी है तो भी हम क्रेडिट अलाउ करेंगे। क्या कहते हैं अमित जी? और हाँ सर, सही है सर। मतलब वहां के लोग हैंकी पैंकिंग नहीं करते है ना? नहीं, यहाँ पे नहीं होता सर। नहीं होता। इवन ये राजीव जलोटा जी थे कमिश्नर, इनके जो भी मीटिंग्स वगैरह होते थे हम जाते भी थे। ये भी बहुत जेंटलमैन है सर। टैक्स कंप्लायंस के मामले में ऑफिसर को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देता था इनका। अच्छा, ओके, गुड। West Bengal he added that about 300 crore invoices were supposed to be uploaded per month on GSTN portal and these were supposed to be matched, but we had not been able to go to the stage of GSTN 2 and therefore frauds were being committed. 300 crore invoices वो भी पर मंथ, ऐसा है क्या? सर राजेश सर बता रहे थे ना, वेस्ट बंगाल से फेक इनवॉइसिंग का बहुत सारा केसेस आ रही है। सुमन लाल जी बता रहे थे। नहीं, वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल से सरिया जो है, हाँ, वो आता है कवर विदाउट कवरिंग डॉक्यूमेंट और यूपी बॉर्डर पे आके तब उसमें डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, तब वो आगे सप्लाई होती है। इसमें मतलब इंट्रा स्टेट विदाउट इनवॉइस आ गया यूपी बॉर्डर तक। हाँ, और फिर वहां पर यूपी बॉर्डर पे इनवॉइस बनता है, फिर वहां बॉर्डर पे इनवॉइस तैयार होती है और तब वो फिर आगे माल चला जाता है। एक मिनट मुझे ये समझ लीजिए, मान लीजिए वेस्ट बंगाल है, ये यूपी है, तो दिख नहीं रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन? दिखाई दे रहा है सर? नहीं दिख रहा। हाँ, यस सर दिखाई दे रहा है। हाँ, तो
गुड्स वेस्ट बंगाल के इस पॉइंट से चला और इस पॉइंट तक पहुंचा, करेक्ट है? और ये विदाउट बिलिंग पहुंचा। फिर यूपी में यूपी से यहां पर चला, मतलब यूपी से चलेगा, मतलब दोनों इंट्रा हो गया है ना? हाँ, फिर वो इंट्रा हो गया, फिर इंटर नहीं रहा। फिर इंटर नहीं रहा। ओके, तो इससे फायदा क्या हो रहा है? रेवेन्यू लॉस हो रहा है सर। वेस्ट बंगाल को तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना सर। और यूपी को मिलेगा अगर इनवॉइस गलती से कट गया। इसका इनवॉइस भी नहीं कटना है, इसका मतलब कि कट रहा है। नहीं, इनवॉइस तो इसलिए, वो डॉक्यूमेंट्स तो कवर इसलिए कर रहे हैं कि रास्ते में कोई बात ना हो, बाद में वो सब कैंसिल हो जाते हैं। वो सब अच्छा, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात बताइए आप, अच्छा ई वे बिल में पकड़ा ना जाए इसीलिए ऐसा कर रहा है, और कोई कारण नहीं है? ना। ओके 18% रेवेन्यू लॉस है ना। और सर अमाउंट भी बहुत ह्यूज होगा जो पूरा कंसाइनमेंट का अमाउंट रहेगा, क्योंकि वो बहुत महंगा रहता है। चलिए, सर जब इनको ये सब मालूम रहता है कि 3000 बोगस बिल निकला ये या जो भी है, तो ये बॉर्डर चेक पोस्ट पे जो भी प्रोसीजर क्यों नहीं फॉलो करते ये फिर वो स्टेट? फिर हम ही लोग हल्ला करेंगे कि आपने तो ईज ऑफ बिजनेस कहा था, अभी ईज ऑफ बिजनेस कहा आपने जगह जगह बॉर्डर पे लगा दिया है। अमित जी, उसके बाद भी और करप्शन बढ़ जाता है। अभी मान लीजिए अगर 10 ट्रक रोज पास ऑन हो रहे हैं, तो जब आप चेक पोस्ट बना देंगे और वहाँ व्यक्ति जब बैठ जाएंगे तो ये रोज के 100 ट्रक निकालेंगे। अच्छा। चलिए, लीगल लाइसेंस फी पे जीएसटी है या नहीं है? बता दीजिए, लीगल लाइसेंस फी के ऊपर जीएसटी है या नहीं? है सर, लीगल लाइसेंस के ऊपर है सर जीएसटी। अरे अभी तो डिस्कस किया था, नो जीएसटी नो सप्लाई में डाला नोटिफिकेशन से। वो तो सर लेकिन पहले था सर ये। पहले था जी सर, पहले था। आज के डेट में जीएसटी नहीं। He stated that if legal license fee collected by the states was certified as a tax revenue of state excise by all the states, then it would be easy to issue the required circular. He added that issuing such a circular for the period related to erstwhile service tax would tantamount to annulling judgments of some high courts on this issue without any new evidence, and therefore such a certificate was needed from the states. तो मतलब आप लीगल लाइसेंस ले रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफाई करके दे कि दिस इज एक्साइज रेवेन्यू फॉर द स्टेट एंड देयरफॉर नो जीएसटी शैल बी लेविड। पंजाब stated that Honorable Supreme Court in the case of Mrs. Harshankar versus others had decided the issue whether, अच्छा देखिए ये पॉइंट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने जब नो सप्लाई आपके साथ डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि फीस के ऊपर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा। मान लीजिए आरओसी फीस के ऊपर टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा, यस और नो? नो सर। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमने, आप याद नहीं है आपको, हमने शेड्यूल 4 डिस्कस किया था आपके साथ, जो अभी के जीएसटी में नहीं है, मॉडल जीएसटी में था, जहां पर गवर्नमेंट जितने भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी उसको शेड्यूल 4 में डाल के उसको ऊपर जीएसटी नहीं लगाना था। लेकिन नया जब जीएसटी आया तो उसमें शेड्यूल 4 ही गायब था, और शेड्यूल 4 गायब होने के कारण अब बहुत सारे ऑफिसर्स आरओसी फीस के ऊपर जीएसटी लगा रहे हैं, और आपको आरओसी फीस के ऊपर कोई ना नो सप्लाई मिलेगा ना एग्जम्पशन का रूट मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट, एक केस फाइल है जहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर लेती है फीस इज इन द नेचर ऑफ टैक्स, जैसे रॉयल्टी इज इन द नेचर ऑफ टैक्स, तो टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग सकता। समझ रहे हैं आप? तो ये अब सुप्रीम कोर्ट जब तक जजमेंट नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं होगा। उसमें हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किया था, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स मुझे याद भी नहीं है अभी। तो यही कह रहे हैं, डिसाइडेड द इशू वेदर लाइसेंस फी वाज ए टैक्स और एक्साइज रेवेन्यू, and it had held that it was excise revenue.
The then finance secretary was convinced that this was not liable to GST. If instead of clarification, exemption notification was to be issued at this stage, the levy would come into question whether it was a fee or a tax. He stated that अब तो खैर उन्होंने no supply कर ही दिया है. He stated that since it was a one-time exception, a circular could be issued. Pondicherry stated that fee on liquor license was not under GST and it did not come for discussion to the council at all. He added that notices were still being issued on this issue for service tax period and this should also be withdrawn. Joint Secretary stated that wording of the law was different in different states. Further, it was not mentioned in the 26th GST Council decision as to how the decision should be implemented. The Secretary stated that at this time this agenda item was being withdrawn. तो अगर आपके पास कोई नोटिस आया है कि लीगल लाइसेंस के ऊपर सर्विस टैक्स दीजिए तो ये आपको शो करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है. और स्टेट अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट ये लिख के दे दे इट इज एक्साइज रेवेन्यू, फिर सर्विस टैक्स का मामला वहां पर खत्म होगा. ये इंटरेस्टिंग है, ये लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है. जीएसटी में नोटिफिकेशंस ऑब्लिक रूल्स और तो कोई रिकमेंडेशन नहीं आ रही है. हेलो, नहीं सर, है ना. सर्कुलर क्या जीएसटी रिकमेंड करता है? जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करता है. वो तो सीबीएसई इशू करती है सर. यस, सर्कुलर जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन से नहीं आता. सिर्फ अच्छा, लॉ जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करता है जी. सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट नो, वो तो पार्लियामेंट से ही फिक्स होकर आएगा. हाँ, वो स्टेट गवर्नमेंट अपना जाने ये. लेकिन अब प्रथा तो यही है कि जीएसटी काउंसिल ही करता है. लेकिन ईच स्टेट एंड पार्लियामेंट कैन ड्राफ्ट इट्स ओन जीएसटी लॉ. तो लॉ और सर्कुलर जीएसटी काउंसिल के हाथ में नहीं है. सिर्फ क्या हाथ में है? नोटिफिकेशंस ऑब्लिक रूल्स. अब जीएसटी काउंसिल में सेंटर का कितना वोटिंग राइट है? 1/3. स्टेट का कितना है? 2/3. ठीक है, तो ये वोटिंग राइट है. अब मुझे एक बात बताइए, जब ये कह रहे हैं द स्टेट हैड सरेंडर्ड इट्स सोवरेनिटी बाय इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, इज इट करेक्ट लाइन? कौन सा स्टेट बोल रहा है? कर्नाटका. सरेंडर्ड या शेयर्ड? सरेंडर बोल रहे थे. नहीं, होना कौन सा था? शेयर्ड होना चाहिए ना. जब शेयर्ड इट्स सोवरेनिटी. लेकिन आप सोच के देखिए, कानून तो कर्नाटका खुद बना सकता है, कर्नाटका जीएसटी, एंड दे हैव शेयर्ड द इंप्लीमेंटेशन ओनली फॉर नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन में रेट और जनरल दोनों आएगा. हेलो जी सर, है ना. लेकिन आप सोच के देखिए, वन नेशन वन टैक्स होने के बावजूद हर एक स्टेट का रजिस्ट्रेशन का लिमिट अलग अलग हो सकता है या नहीं हो सकता? हर एक स्टेट का रजिस्ट्रेशन. कर्नाटका बोले सर हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारे रेवेन्यू की बॉयंसी है, और अगर हम लोग ये 20 लाख की जगह 40 लाख भी कर देते तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कर्नाटका कह रहा है कि हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन की लिमिट 40 लाख कर दो. इज इट पॉसिबल और नॉट? यस सर. निशांत कह रहे हैं यस. बाकी लोग? सर काउंसिल में जब तक डिसाइड नहीं होगा वो नहीं पाएगा. नहीं, काउंसिल ही, मतलब काउंसिल में कर्नाटका प्रपोज करता है, एवरी स्टेट एग्री, बोला हमें क्या, असम बोले कर्नाटका जाने. हाँ, वो भी है. इनफैक्ट आई थिंक कुछ स्टेट्स में है भी तो 10 लाख की लिमिट है ना. यस, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है. मिजोरम, त्रिपुरा और कौन सा है, MMT बोलते हैं हम लोग उसको. हाँ, कुछ स्टेट्स में है भी 10 लाख की लिमिट तो है, कर सकते हैं स्टेट. लेकिन अब कहानी ये है कि वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए वी कैन मेक डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स. बाकी स्टेट सर महाराष्ट्र वगैरह में भी तो 40 ही है. नहीं ना, वो सभी स्टेट्स के लिए, नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर महाराष्ट्र. वो तो हर एक स्टेट के लिए, अगर इंट्रा स्टेट एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स है तो 40 की लिमिट है ही. वो तो हर एक स्टेट के लिए है, एक्सेप्ट फ्यू स्टेट्स, भाई MMT को छोड़ के है. मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आने वाले डिस्कशन में अभी हम लोग पढ़ेंगे आपके साथ, जहां पर ये कह रहा है कि ये जो 20 लाख की लिमिट है वो कम है, इसको है ना 40 लाख कीजिए आप.
कुछ लोग तो यहां तक आ रहे भैया 75 लाख कर दो, दिस इज ऑल्सो हैपनिंग, करेक्ट। अच्छा मेरे पास एक, अच्छा इसको कर लेते हैं फिर पढ़ते हैं। द ऑनरेबल मिनिस्टर फ्रॉम वेस्ट बंगाल स्टेटेड दैट ENA, इसको हम लोग, इसका फुल फॉर्म है इथाइल नेचर्ड अल्कोहल करके कुछ है, had two uses and it was decided whether ENA going for manufacture of potable alcohol यानी कि पीने वाला and was liable to be charged to GST। हमने इसको डिस्कस भी किया था आपके साथ, याद है आपको? ENA से अगर अल्कोहल बन रहा है तो, अच्छा एक बात बताइए, किसके ऊपर GST नहीं लग रहा है? अल्कोहलिक लिकर फॉर कंजम्पशन, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसी पे तो नहीं बन रहा, लेकिन ENA ह्यूमन कंजम्पशन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो ENA एक समझ लीजिए एक कंसंट्रेटेड अल्कोहल है जो उसको पिया नहीं जा सकता। अब ENA को बेचने पे GST लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा सर, लग जाएगा, GST लग जाएगा। अब इसमें यही डिस्कशन हो रहा है, इफ ENA इज, वो कोई अल्कोहल मैन्युफैक्चरर खरीदता है इसको, तो इस और वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहल बनाता है इसको यूज करके, तो इसके ऊपर GST लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? हेलो, वो तो रॉ मटेरियल हुआ ना सर। हाँ तो अलग भी रहा है, अलग भी रहा है। तो इन्होंने क्या किया, इस पे रेट जो 12% 18% था इसको 5% कर दिया। तो GST तो मिलना नहीं है, तो बोले जब GST नहीं मिलना तो रेट ही कम करो। ठीक है, तो आज हम लोग यही कर रहे हैं, यहीं तक कर रहे हैं। और मुझे ना अचानक से जमशेदपुर जाना पड़ रहा है, तो मैं 26 को वापस आऊंगा। विल रिज्यूम आवर क्लासेस फ्रॉम 27। अब एक केस जो मेरे पास आया था, हम लोग वो डिस्कस करते हैं आपके साथ, लेकिन उससे पहले वरुण जी, देखिए हमारे साथ जो नए लोग हैं मैं बता देता हूं कौन कौन है। वरुण जी और निशांत है। वरुण जी एक बार अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए बाकी लोगों को। वरुण जी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ प्लीज। मैं चार्टर्ड अकाउंट दिल्ली से हूँ एंड लास्ट 94 से प्रैक्टिस में है। मोस्टली GST में लिटिगेशन का काम तो ज्यादा नहीं है, बट कंप्लायंस वर्क ज्यादा है। बाकी नॉर्मल प्रैक्टिस में टैक्सेशन में CIT अपील्स, ट्राइब्यूनल की अपील्स वगैरह, मतलब कोर एरिया है मेरा। इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में। ओके ओके, अच्छा वो आपका कोर एरिया, उसका लिटिगेशन में है उसमें? हाँ जी, हाँ जी। ओके वेरी गुड। और वरुण जी ये भी बता दीजिए, सब लोग जानना चाहते हैं कि मिले कैसे हम लोग? मिले कैसे? गोवा में बना लेते हैं एक प्रोग्राम, वहां मिल लेते हैं। नहीं मिले कैसे, मतलब आपने मुझे यहाँ तक कैसे पहुंचे? अच्छा, वो तो कल अपने त्रिनगर केशवपुरम स्टडी सर्कल में मैं मेंबर हूँ। सो उसी में कल आप इनवाइटेड थे एज ए गेस्ट स्पीकर। सो वी मेट इन दैट मीटिंग। ओके, तो कल इट वाज अ वेरी नाइस डिस्कशन बाय यू and I was really impressed with your vision and thoughts, and also liked this way of discussing the minutes. I never thought of doing this before, कि one should read the GST Council minutes. क्या डिफरेंट लगा इसमें जब हमने पढ़ा? अभी आप तो पहली बार पढ़ रहे हैं। It basically gives you insight of behind the formulation of GST laws. And it is, since it is a new law, you have to be, it is very important to understand and read the
the basic grassroots reasons for framing or making changes or bringing notifications and circulars, so that we can better understand the law. Correct. Okay, Nishant. Thank you, Varun ji. Thank you so much. Thank you, sir. निशांत जी सर। बताइए अपने बारे में। सर मैं क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने मई 12 में क्वालिफाई किया था और उसके बाद से आई हैव बीन इन इंडस्ट्री सर, वेरियस इंडस्ट्रीज में हूँ मैं और लास्टली मैंने प्रैक्टिस भी बीच में आई स्टार्टेड प्रैक्टिस बट लास्टली आई वाज इन फाइनेंस और currently I'm looking after litigation part also. तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिटिगेशन पार्ट्स में देख रहा हूँ और बिकॉज काफी एनालिटिकल होता है, इट्स गुड टू एनालाइज द थिंग्स और केसेस केस टू केस बेसिस पे और दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी सर काफी अच्छा होता है एनालिसिस करने के लिए। दैट इज व्हाई सर। ओके, थैंक यू, वेलकम निशांत जी। और मैं बाकी लोगों का मैं तुरंत बता देता हूँ। मनीष गुप्ता जी है, एडवोकेट है उत्तर प्रदेश से। बलराज जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैसूर कर्नाटका से। कमलेश जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, धनबाद से, झारखंड। मंजूनाथ कर्नाटका से। मंजूनाथ जी आप बैंगलोर में है क्या? नहीं, मैसूर में सर। मैसूर में सर। करेक्ट। उसके बाद राजीव दास जी असम, और असम में कहाँ पर है राजीव जी? असम सिलचर। हाँ। संतोष पाटिल जी गोवा से हैं। सुहान लाल जी भी असम से हैं और राजेश जी चले गए, राजेश जी भी उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है। अब एक केस आया था जो मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। मेरे पास केस में क्या था, ये कोई पोर्टेबल डीजल करके कुछ था, क्या नाम था उसका? ये मैं दिखाता हूँ। बायोडीजल, यस, बायोडिग्रेडेबल डीजल करके कुछ था। डीजल की स्पेलिंग बताइए तो एक बार। DIS, बताएगा डीजल की स्पेलिंग? DIEL। ये नहीं है, मतलब डीजल की स्पेलिंग हर जगह अलग अलग कोई ना कोई लिख रहा है। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। DISEL DIESEL करके देखते हैं। यही तो लिखा था हमने। यही लिखा था, लेकिन वही है ना, मैंने CBIC में ये स्पेलिंग नहीं लिखी हुई है, कुछ और ही स्पेलिंग उन्होंने लिख दी है। अच्छा, सॉरी, मैं गलत लिख रहा हूँ। डी यहाँ आएगा ना, DIESEL। यस, बायोडीजल। ये वाला केस था मेरे पास। ओपिनियन था, बायोडीजल सप्लाई टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फॉर ब्लेंडिंग विद हाई स्पीड डीजल ऑयल। मैंने आपको बताया था कि जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए कंज्यूम कर रहा है, उस पर GST नहीं मिल रहा तो रेट ही कम कर दो। तो वैसे ही ये बायोडीजल विद सप्लाई टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फॉर ब्लेंडिंग विद हाई स्पीड डीजल ऑयल। हाई स्पीड डीजल ऑयल पे GST नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, रेट ही कम कर दिया 5%। तो पहले आप देखेंगे तो इस पर रेट ज्यादा हुआ करता, लेकिन अगर अदर देन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को आप बेच रहे हैं तो उसके ऊपर रेट कितना है? 12%। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आया था कि मुझसे ये पूछा गया था कि क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फोन पे तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि भैया रेट अगर परचेज 5% के बेसिस पे कर रहा हो तो नहीं मिलेगा, 12% के बेसिस पे कर रहे हो तो मिलेगा। क्योंकि ये बायोडीजल जो बना रहा है वो यूज कर रहा है
हाई स्पीड डीजल ऑयल बनाने के लिए नहीं, किसी और पर्पस के लिए, वी डोंट नो व्हाट इज द पर्पस। वो हाँ, यस, याद आ गया, वो मशीन में यूज कर रहा है, मशीन को लुब्रिकेट करने, मतलब इट इज बीइंग यूज्ड एज कंज्यूमेबल्स। अब आपको ये बताना है, देखिए मैं आपको केस बता देता हूँ। बायोडीजल इज बीइंग परचेज्ड बाय अदर देन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये कंपनी है एफ बी करके, इसके पास बहुत सारी मशीन्स हैं, क्रेन्स हैं, और ये बायोडीजल खरीद रहा है किस रेट से, 12% के रेट से। अब ये मशीन और क्रेन में यूज कर रहा है इसको लुब्रिकेट करने के लिए, और इट इज ए कंज्यूमेबल, इट इज ए कंज्यूमेबल। तो इसको क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बताइए। सर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, जनरली कंज्यूमर्स का नहीं मिलता है। फ्यूल पे तो मिलता नहीं है ना सर। कहाँ लिखा हुआ है? बिफोर जीएसटी जो था सर, जीएसटी वहाँ पे बताइए फ्यूल मेरे को जीएसटी में बताइए। मिलेगा सर, मिलेगा। वरुण जी बोल रहे मिलेगा, ठीक है, बाकी लोग? अमित जी क्यों नहीं मिलेगा बताइए तो। सर बिफोर जीएसटी ना, ये जो भी बायोडीजल या जो भी था, ये जो प्रैक्टिस थी, इस पे जो हमारे वैट में भी क्रेडिट अलाउड नहीं था सर। अब जीएसटी में बताइए। जीएसटी में मशीनरी में आप कंज्यूमेबल में यूज कर रहे हो, लेकिन कौन सा ऑयल है, कटिंग ऑयल, मशीन ऑयल, या ये बायोडीजल ऑयल है, बायोडीजल ऑयल। अभी सर देखिए, अगर आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है तो मिलना तो चाहिए। मिलेगा ना? बाकी लोगों का क्या ओपिनियन है? मैंने भी ओपिनियन तो ये दिया है कि मिलेगा। हाँ मिलेगा। मिलेगा ना, क्योंकि ब्लॉक तो है नहीं, हाँ मिलेगा, है ना। एंड आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल है, ठीक बात है, एंड इट इज बीइंग यूज्ड फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सेक्शन 16। यस और नो? इट इज लाइक रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यस, इट इज मेंटेनेंस लाइक के लिए यूज रिपेयर हो रहा एंड है। मेंटेनेंस। और इमूवेबल प्रॉपर्टी का तो है नहीं, मशीन का है, कंज्यूमर्स का क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। चलिए ठीक। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ पूछिए। अभी काफी नोटिसेस आ रही है फाइनेंशियल ईयर 1920 की, हाँ और इवन 2021 की भी आ रही है एसएमटी 10 में। अच्छा। नोटिसेस ये है कि जो हमने परचेस किया है उस हाँ पीरियड में, हाँ हाँ। उस सप्लायर का एब इनिशियो नंबर कैंसिल हुआ है, अच्छा अच्छा। और उसके वजह से क्रेडिट वो डिनाई हो रहा है। और उन लोग अभी हमको ये सारे नोटिसेस भेज रहे हैं कि आपका सप्लायर ही नंबर कैंसिल है, अभी आप ये पे कीजिए। और वो भी देखिए सर, दो चीजें होता है, एक तो मैं सो मोटो कैंसिल करूँ जिस दिन से मुझे चाहिए, और दूसरा जो डिपार्टमेंट एब इनिशियो कर रहा है वो डेट ऑफ स्टार्टिंग से कर रहा है, 2017 से कर रहा है, जब से उसका नंबर स्टार्ट किया था। तो ये केस में हमारी क्या गलती है? हमने तो जो भी सेक्शन रूल फॉलो करने थे सारे कुछ करके ही तो परचेज किए हैं। अब डिपार्टमेंट नोटिस भेज रहा है कि आप ये पे करो, क्योंकि ये नंबर तो अब इनिशियो हमने कैंसिल। जी सर। तो सर इसका क्या करेंगे? काफी नोटिस सर्कुलेट हो रही है सर। ये बताइए, आप लोग बताइए, फिर मैं बताऊंगा। हेलो। नहीं सर, आईटीसी अलाउड सर, इसमें आईटीसी अलाउड कर सकता है सर। आईटीसी अलाउ होना चाहिए, ठीक बात है। और अलाउ कर सकते हैं सर। एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया ना सर, इसमें सुप्रीम कोर्ट का तो कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन वेरियस हाई कोर्ट्स का है। सप्लायर नहीं है, हाँ वेरियस हाई कोर्ट का है। हाँ हाँ। सर अगर सप्लायर फ्रॉड है, वो आईटीसी जो केस हम बतलाए थोड़ी देर पहले कि हमारे कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? नहीं, परचेस करने के टाइम पे उनके रजिस्ट्रेशन को नहीं चलेगा। अच्छा नहीं सर, परचेस करने से टाइम पे इसके रजिस्ट्रेशन रनिंग में था। बाद में वो उसका बंद हो चुका है। ठीक बात है। इसलिए उसमें क्रेडिट अलाउ कर सकता है ये केस में। ओके ओके। देखिए कहानी ये है कि अमित जी और बाकी लोग भी, हर एक सप्लायर जिसका रजिस्ट्रेशन यहाँ से कैंसिल हुआ है, आप ये चेक कीजिए इसने 1 वर्सेस 1 और 3 फाइल किया है या नहीं किया? किया है सर, सब कुछ किया है। किया है? देन यू हैव टू फाइट। 3B फाइट है तो this recipient is satisfying all the conditions of section 16 subsection 2। 19-20 में 4 ही कंडीशन थे, A B C D, वो सारे कंडीशन सेटिस्फाई है। C भी कंडीशन 2A में भी आ रहा है इसका। जी।
क्रेडिट डिनाई नहीं कर सकता। यू हैव टू, मतलब ये सब लिखना पड़ेगा, वेरियस हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स लिखने पड़ेंगे आपको। सर हमने डिपार्टमेंट को पूछा कि ये जो पार्टी को ही पूछा आपका नंबर ऑटोमेटिकली कैंसिल कैसे हो गया, तो उनका कहना था डिपार्टमेंट ने हमको बोगस डिक्लेयर कर दिया या फेक डिक्लेयर कर दिया है और खुद से ही ये सब कैंसिल किया। हमारे यहाँ पे सर्च हुआ था, उसके बाद उन्होंने सप्लायर झूठ भी बोल सकता है, समझे। आप उसको छोड़ दीजिए, सप्लायर का जीएसटी नंबर डालिए, 19-20 में 1 वर्सेस 3B फाइल हुआ या नहीं हुआ, इसमें कोई डिफरेंस है या नहीं है, वो तो मैंने आपको दिखलाया था, वो भी नजर आता है, वो भी चेक कर लीजिए। और कुछ सप्लायर का नजर भी नहीं आता, मैंने ये भी चेक किया था, लेकिन वो सब चेक कर लीजिए और फिर उसको इस फैक्ट से बात कीजिए। ओके सर। ये फैक्ट आपने शायद नहीं रखा होगा उसके सामने। सर हमने तो जब हमारा 9C सब कुछ फाइल हो उस टाइम पूरा उसका क्रेडिट दिख रहा था, सब कुछ मैचिंग था, कोई भी मिस्टेक नहीं था। ठीक है, तो अब ये फैक्ट आपने ऑफिसर के सामने नहीं रखा होगा, मुझे लग रहा है, तो इस सप्लायर का 1, 3B, 9, 9C सब इसके सामने, ऑफिसर के सामने रखिए और कहिए कि दीज आर द फैक्ट्स, ही हैज पेड द टैक्सेस, माय टैक्सेस टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, नाउ यू कैन नॉट डिनाई द क्रेडिट एंड कोर्ट के जजमेंट्स। नहीं हमने सर 9 हमारा फाइल किया है सर, जो कि नहीं उसका आपने फाइल किया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ सप्लायर का चेक करके उसको बताइए। लेकिन अगर सप्लायर ने 1 और 3B फाइल नहीं किया है तब थोड़ी सी दिक्कत होगी। अच्छा, ऑफिसर लेवल पे, कोर्ट लेवल पे दिक्कत नहीं होगी, ऑफिसर लेवल पे दिक्कत होगी। ओके सर, ठीक है, ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन मेरा है। हाँ कमलेश। सर अगर कोई लैंड ओनर कन्वर्जन में जमीन देता है और उसको 10 दुकान मिलती है, तो ये क्या जीएसटी लगेगा? देखिए इस पे रिवर्स चार्ज भी है। रिवर्स चार्ज कौन देगा? बिल्डर? हाँ। अगर बिल्डर ना दे तो फिर बिल्डर के ऊपर लायबिलिटी है। नहीं, लैंड ओनर के ऊपर लगेगा क्या? नहीं, लैंड ओनर पे नहीं लगेगा। लैंड ओनर के ऊपर कुछ नहीं लगेगा ना। और रेंट पर दे तो? रेंट पे? और इसमें कैसा है सर लैंड ओनर, और ये इसमें कैसा है सर? हाँ, जब भी बताइए। लैंड ओनर बिल्डर को जब भी डेवलपमेंट राइट सेल करता है उसका, ठीक है, तो डेवलपमेंट राइट्स के बदले में कुछ शेयर, आइदर बिल्डिंग की कुछ शेयर या उसको कंसिडरेशन, दोनों में से एक चीज मिलता है। तो अभी इनका एग्रीमेंट किस हिसाब से टाइप हुआ है, और अगर एग्रीमेंट में ये लिखा है कि मैं लैंड के बदले 10 शॉप दूंगा, तो वो जो राइट ट्रांसफर हुआ है, पहला तो बिल्डर को राइट्स के ऊपर आरसीएम पे करना पड़ेगा इमीडिएटली, शॉप के जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। और यहाँ पे बिफोर ओसी अगर वो लैंड ओनर को ट्रांसफर करता है तो उस पर जीएसटी भी चार्ज होगा, और इवन लैंड ओनर को भी जीएसटी पे करना पड़ेगा। लैंड ओनर जब बेचता है इसको तब। हाँ, और लैंड ओनर अगर ओसी के बाद बेचता है तो फिर लैंड ओनर का जीएसटी लायबिलिटी नहीं आएगा। करेक्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक। नहीं, लैंड ओनर जब बेचेगा तब ना, अगर वो बेच नहीं रहा है, अब वो खुद के यूज के लिए ले रहा है तो कोई जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आएगी। कोई जीएसटी की भाड़े में लगाएगा वो, भाड़े में लगाएगा। तब तो उस पे तो लगेगा ना, वो तो अलग ही ट्रांजेक्शन है कमलेश जी। हाँ, भाड़े पे लगेगा, लेकिन मान लीजिए जो उसको वैल्यू मिला 1 करोड़ या 2 करोड़ की दुकान मिली, उसके ऊपर तो जीएसटी नहीं लगेगा ना। ना बिल्कुल नहीं लगेगा सर। उसके तो ऊपर भाड़े का सर जीएसटी क्या बिल्डर को क्राइटेरिया? लगेगा। 20 लाख का क्राइटेरिया है क्या? हाँ, देखिए एनुअल टर्नओवर, अगर एनुअल रेंट अगर 20 लाख से ऊपर होगा तब ना जीएसटी लगेगा। यस। अमित जी बताइए क्या बता रहे थे? सर इसमें ऐसा रहता है, अगर देखिए जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में बेसिकली क्या होता है, जो बिल्डर एंड डेवलपर है उसको 2 टाइप का टैक्सेशन लगता है। एक तो टीडीआर के ऊपर, जो ये डेवलपमेंट राइट खरीद रहा है या ले रहा है लैंड ओनर से, दूसरा वो जो फ्लैट या शॉप जो भी सेल करेगा उसके ऊपर, और जो अनसोल्ड रहेगी एट द ईयर एंड, जो भी अनसोल्ड एरिया रहेगा उसी आने के बाद, उसके ऊपर भी रिवर्स कैलकुलेशन करके उसको पे करना रहता है। यहाँ पे इनका क्वेश्चन था कि बिल्डर जो लैंड ओनर को दे रहा है उसका क्या, तो बिल्डर जो लैंड ओनर को दे रहा है दैट इज बिफोर ओसी, तो फिर उसको भी वहां पे जीएसटी पे करना पड़ेगा बिल्डर को, जो भी स्पेसिफाइड रेट है, 12% है, 5% है। नहीं एक मिनट कमलेश जी पूरा जीएसटी समझ रहे हैं ना, वो तो आपका तो हो गया ना सॉल्व। नहीं, क्योंकि मेरे पास है सर बिल्डर एंड डेवलपर, तो हम लोग दोनों क्लाइंट है, एक जो लैंड ओनर है वो खुद ही डेवलप कर रहा है वो भी है, और एक जो बिल्डर एंड डेवलपर है जो कि लैंड ओनर से जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करके बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो ऐसे दोनों के केस में ये है सर वो। चलिए मैं एक चीज और ऐड करता हूँ, ये कोर्ट लेवल का है। जब लैंड ओनर इसको डेवलपमेंट राइट दे रहा है, गुजरात हाई कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट भी है, मुझे एक बात बताइए, लैंड ओनर जब इसको डेवलपमेंट दे रहा है कि लैंड को डेवलप करो,
तो इस तो ये लैंड तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, शेड्यूल 3 में नो सप्लाई का केस होगा, आरसीएम का मतलब कहां बना? नहीं नहीं, लैंड सर यही डिस्प्यूटेड पॉइंट है, उसको उन्होंने क्लियर कर दिया है 28 किसने जनवरी क्लियर कर दिया? 28 जनवरी नहीं 2018 किसने को क्लियर किया? किसने क्लियर किया? सीबीआईसी ने सर क्लियर नहीं किया है। सीबीआईसी को तो छोड़िए ना, वो तो कोर्ट ही नहीं मान रहा उसको। तो सर जो कोर्ट ही टीडीआर सुनिए अमित जी, कोर्ट ही इसी आरसीएम को क्वैश कर देगा आने वाले समय में। सर वो नहीं होगा। अच्छा अच्छा ठीक है। क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल स्टडी की, डीप में गए थे, क्योंकि ये पॉइंट अभी सुप्रीम कोर्ट में है, टीडीआर डेवलपमेंट राइट्स का। सर्विस टैक्स में नॉन टैक्सेबल था सर, सर्विस टैक्स में नॉन टैक्सेबल था। तो अब इन्होंने तो 28 जनवरी 2018 को सर्कुलर निकाल के टीडीआर को टैक्सेबल कर भी दिया है 18% से। लेकिन अभी तक वो टीडीआर के सर उसके अगेंस्ट में कोई सुप्रीम कोर्ट गया नहीं है अभी तक, और जो सर्विस टैक्स वाला केस है वो स्टिल पेंडिंग है। चलिए इस पे हम लोग है ना एक प्लानिंग करेंगे आईजीएसटी और रिफंड की, जब लाइव क्लास हम लोग कंप्लीट कर लें। तो मेरे पास 2 प्लान है, एक तो रियल एस्टेट की क्लास लेना, और दूसरा एक हम लोग जीएसटी रेफरेंसर करके एक बुक हमने अनाउंस तो कर दी, लेकिन इस पे क्या करेंगे हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें जितना भी छोटे छोटे केस है सी स्टैट के और बाकी के प्री जीएसटी रिजिम के, जो आज तक वो इशू जीएसटी में उठे नहीं है, उस लेवल की किताब बनाई जाए। सर एक क्वेश्चन इनकम टैक्स का भी था इसी पर। चलिए वरुण जी जवाब देंगे। वरुण जी बताइए। कमलेश जी। सर जैसे हमने एक जमीन दी बिल्डर को, मेरा घर था पहले, मैंने बिल्डर को कहा कि इसको तोड़ के आप 10 दुकान दे दो, वो हमको 10 दुकान दे दिया। ठीक है, अब कैपिटल गेन राइज हो गया। सेक्शन 54 बोलता है कि आप अगर दूसरा घर 3 साल के अंदर बना लेते हैं तो आपको कैपिटल गेन में छूट मिल जाएगा। ठीक है। और अगर नहीं खरीदे तो इनकम टैक्स रिटर्न का जो ड्यू डेट है तब तक में आपको पैसा बैंक में जमा करना है। तो पैसा तो हमको मिला नहीं, हमको तो खाली दुकान मिला। वरुण जी। जी इनको तो दुकान मिला ना, घर वो तो घर की बात कर रहा है, घर तो है ही नहीं, तो आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, पहले मेरा 54 क्या बोलता कि अगर आपके पास घर 54F में आ जाए, 54F भी नहीं अप्लाई होगा। यस, दोनों ही नहीं अप्लाई हो रहा है। अप्लाई होगा, हम दूसरा घर खरीदेंगे ना। अब दुकान ले रहे हैं या घर ले रहे हैं? दुकान तो वो बदले में दे रहा है, लेकिन हमको जो पैसा मिलेगा हम उसे दूसरा घर खरीद सकते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कह रहे हैं। वरुण जी समझ गए। तो अभी तो आपका सुनिए, अभी ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं ना, आपको गेन हुआ नहीं। जब आप दुकान बेचेंगे तब पैसा मिलेगा, तब घर खरीदेंगे। नहीं नहीं, इसमें इनकम टैक्स में रूल ऐसा है कि जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया गवर्नमेंट से तब ट्रांसफर हो गया। नहीं, अभी आपने तो बिल्डर्स को जगह देख के बनवाया है अपना। हाँ, बिल्डर्स को जगह देके बना दिया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो गया, वो हमको दुकान हैंडओवर कर दिया। तो बिल्डर के हैंड में कैपिटल गेन हुआ, लैंड ओनर के हैंड में कैपिटल गेन कहाँ हुआ? सर लैंड ओनर के हुआ ना, मेरे पास लैंड बेचने से हुआ। यस, लैंड बेचने से हुआ। यस, एक्सचेंज का केस है। करेक्ट करेक्ट, डन। घर बेचने से हुआ ना। आपका जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से लैंड की ट्रांसफर कब हुई? जब आपने बिल्डिंग। अभी एक नया रूलिंग आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये बोलता है कि जिस साल आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा उस साल वो ट्रांसफर माना जाएगा। सर मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। एक मिनट सर, क्योंकि ये ऐसा ट्रांसफर, ये जो आप बता रहे हो सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2017 में ही लॉ चेंज हुआ था। जिस दिन आपका एग्रीमेंट होगा ना, पहले 2017 के पहले क्या था मैं आपको बता देता हूँ कि जिस दिन आपका लैंड ओनर से एग्रीमेंट हुआ उसी डेट पे आपका जो कैपिटल गेन टैक्स था वो भरना था। तो जब लैंड ओनर का क्वेश्चन था कि भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं कहाँ से कैपिटल गेन भरूं, उनका क्वेश्चन सही था। तो यहाँ पे बजट में 2017 में ये चीज को चेंजेस लाया गया कि अगर ऐसा कोई डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है, वहां पे जब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा वो डेट या उस फाइनेंशियल ईयर में वो टैक्सेबल। तो अगर यहाँ पे 2017 में समझो हुआ और वो 2022 में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो 2022 में टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ लैंड ओनर। ठीक है, वही और लैंड ओनर जिस साल कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा 2022 में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया। कमलेश जी, इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग बिलिंग ऐसा कुछ नहीं है। 2017 बजट में ये क्लियर कर दिया था
कि जब भी आपका एग्रीमेंट होगा और जब ओसी मिलेगा उस साल में लैंड ओनर के हैंड में वो टैक्सेबल रहेगा। क्यों टैक्सेबल रहेगा? क्योंकि जब उसका शेयर उसको एक्चुअल पोजीशन में मिलेगा तब उसको टैक्सेबल किया गया था कि अब उसके बाद आप टैक्स भरना। अभी आप बोल रहे हो जो चलिए कैपिटल क्वेश्चन मेरा ये था, ठीक है, चलिए 2022 अच्छा में कैपिटल कमलेश जी, गेन एराइज हो कमलेश जी, गया। एक मिनट कमलेश जी, ये 3 ट्रांजेक्शन मैंने डिफरेंट लिख दिए आपके। आप घर के बदले शॉप ले रहे हैं बिल्डर के साथ, हाँ, फिर आप शॉप बेच रहे हैं, ये सेकंड ट्रांजेक्शन नहीं है। नहीं बेच नहीं रहे, फिर क्या कर रहे हैं? मेरे पास शॉप पड़ा हुआ है। अब जो अच्छा, कैपिटल गेन एराइज हुआ, अब हमको घर फिर सेक्शन 54 में एग्जम्पशन लेना है, हमको घर अच्छा, खरीदना है। ये घर इन्होंने बेच लैंड ओनर ने जो लैंड ट्रांसफर की बिल्डर को, ठीक है, तो इन्होंने लैंड दिया, लैंड के बदले में इनको शॉप मिला या शॉप मिला, फ्लैट मिला? तो यहाँ पर लैंड ओनर नहीं, के हैंड फ्लैट नहीं में मिला, फ्लैट नहीं मिला। इनको सिर्फ शॉप मिला है, ठीक है। तो जो शॉप मिला तो जो भी इनका इंडेक्सेशन से वैल्यू निकलेगा कैपिटल गेन के लिए, ठीक है, अच्छा, तो मुझे क्वेश्चन वो समझ जो में आ गया। तो उसको फिर इनको इसमें घर में इन्वेस्ट करेंगे तो मिल जाएगा ना, क्यों नहीं मिलेगा 54? नहीं नहीं, ठीक है, देखिए अब देखिए यही क्वेश्चन तो यहीं से चालू हो रहा ना। कमलेश जी मुझे फ्रेम कर लेने दीजिए क्वेश्चन। घर के बदले शॉप मिला तो घर पे कैपिटल गेन लैंड ओनर के हैंड में राइज हो बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज, करेक्ट है? सर घर शॉप तो का बेच ही फेयर नहीं रहे। मार्केट वैल्यू, शॉप का फेयर मार्केट, अब ये शॉप उसको उसने दे दिया मान लीजिए 2010 में, शॉप एज इट इज पड़ा हुआ है। अब वो घर खरीदेगा, नया घर कब खरीदेगा? वो तो उसके पास पैसे आए नहीं, उसके पास तो काइंड में आए हैं। सर हाँ, उसमें इनकम टैक्स में ये बोलता है कि आप 3 साल तक घर बना सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट तक आपको वो पैसा बैंक में जमा करना है। बैंक में पैसा है नहीं पैसा है नहीं, क्योंकि शॉप है, लेकिन कैपिटल गेन अराइज हो चुका घर बेचने से। हाँ, तो हमको 3 साल का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर वो उन्होंने घर नहीं बेचा, लैंड दी है। जी जी जी, लैंड ट्रांसफर हुआ है। 54F में जाएगा ये केस। नहीं नहीं, पुराना घर, अच्छा चलिए 54F में भी चला गया, तो ये अब इसका डेट कहां से काउंट होगा 3 साल? सर डेट के लिए तो वो देखना पड़ेगा, ये एग्रीमेंट 2017 के पहले हुआ या उसके बाद, वो चेक करना है वहां पे, क्योंकि असिस्मेंट ईयर 17-18 से ही वो लागू हो गया था कि तो जब आपको 2017 ओसी के बाद मिलेगा। हुआ है तो 2017 के बाद हुआ है तो 2017 तो जब ओसी मिलेगा सर उसके बाद उनका टैक्सेबिलिटी आएगा लैंड ओनर के हैंड में, अदरवाइज आएगा ही नहीं। और टैक्सेबिलिटी आ गया, फिर वो एग्जामिशन के लिए पैसा नहीं है, वो एग्जामिशन कैसे क्लेम तो सर करेंगे? ये प्रॉब्लम तो है। ठीक है, वहां से 3 साल काउंट हो, वो तो आप लोन लेके कर लीजिए वहां से शॉप के लागू अगेंस्ट। नहीं, 3 जो हमको आपको ड्यू जो डेट से कंसिडरेशन पहले मिला बैंक उसमें में तो पैसा जमा करना, वो क्राइटेरिया लागू होगा क्या? वो क्राइटेरिया आपको लागू होगा, बट दिस इज ऑन द डेट ऑफ ऑक्यूपेशन। जिस साल में मिला है उस साल से आपको ये सारी चीजें लागू होंगी, अदरवाइज हाँ, आपको मैं नो उसी साल से टैक्सेबिलिटी। काउंट कर रहा हूँ, मैं उसी साल से बात जी कर रहा जी हूँ, जी, जिस साल। उसी साल से उसी तो साल मेरे से पास तो होगा जब पैसा है आपको, नहीं बैंक में जमा करने के लिए। हाँ या मतलब ये आपके पास प्रॉब्लम पैसा है, नहीं। पैसा नहीं है कि शॉप देखिए मिला है। सर कैसा होता है, बहुत सारे केस में जो एग्रीमेंट होती है ना, तो वहां पे हाँ नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट या रिफंडेबल डिपॉजिट, ठीक है, कंसिडरेशन, एरिया, ऐसे अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट होते हैं। अब इनका एग्रीमेंट क्या बोलता है उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा, ये हम चलिए, ओरली या ऐसा कुछ फिक्टिशियस बना के उसको पॉइंट डिसाइड नहीं को कर सकते। पॉइंट ये है कि हमको खाली दुकान मिला, पैसा नहीं। चलिए तो ठीक है, दुकान समझ गए। और इसमें दुकान सर मिला आप, सेक्शन 54 क्यों नहीं मिलेगा? घर के बदले हम घर का एग्जम्पशन ले रहे हैं, तो क्यों नहीं मिलेगा? आप घर दे कहाँ रहे हो, आप तो लैंड दिया, आपको शॉप मिला तो घर कहाँ दिया आपने? नहीं नहीं, हमें नहीं, जी पहले मेरा घर था ना। वो आप अभी बोल लैंड रहे हो पर, लैंड घर दिया। पर, नहीं नहीं, लैंड या तो 54 या 54 है, प्रॉब्लम तो दोनों में सेम ही है ना। हाँ, दोनों में सेम है। सर दोनों ये बिल्डर एंड डेवलपर इतना क्रिटिकल रहता है, इस पे कोई भी डिसीजन तुरंत लेना बहुत ही रिस्की रहता है। ऑब्वियसली वो तो पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही डीप में जाके सारे क्राइटेरिया को सर्च उसके बाद ही वो हो पाएगा। सर इसमें हमको ये लगता है कि जो 3 साल का हाँ क्राइटेरिया, 3 साल बाद भी हम पैसा कहाँ से लाएंगे घर खरीदने के लिए? ठीक बात है, फिर इसीलिए सबसे गवर्नमेंट ने ये नियम बनाया कि भाई पहले पैसा आप जमा करो, 3 साल बाद आप मान लीजिए 1 करोड़ रुपया लाएंगे, तो वो तो आपके लिए गेन ही हुआ ना, कहाँ से लाएंगे पैसा? तो आपने सर क्या जो सॉल्यूशन क्या निकाला फिर? मैं आई इंटरप्ट। हमको तो यही लग रहा है कि पैसा जमा करना पड़ेगा ड्यू डेट से पहले। ठीक है, कहीं से भी पैसा लाए। मैं हाँ मैं ये वरुण जी कहना चाह रहा बोलिए। हूँ हाँ हाँ कि जो इनका एग्रीमेंट हुआ है ना हाँ हाँ। बिल्डर के साथ में, हम्म वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू हम्म डिसाइड द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट। ओके। जैसे जब उन्होंने लैंड दी है फॉर कंस्ट्रक्शन, हाँ उसमें
इन्होंने क्या कहा कि बिल्डर सिर्फ लैंड हमें शॉप देगा बना के, या लैंड की ओनरशिप उसके पास जा रही है या नहीं जा रही है, कितने पैसे इन्होंने दिए, कितने लिए, करेक्ट। हाँ, रिस्क और रिवार्ड तब किसके साथ में रहेगा, पेमेंट कैसे हो रही है उसकी कंस्ट्रक्शन की, तो वो सारी चीजें देखी जाएंगी। यदि इनका देखिए पॉइंट इश्यू ये नहीं था कि एग्रीमेंट, क्वेश्चन सीधा सा सिंपल यही है कि ट्रांसफर हो गया, कैपिटल गेन एराइज हो गया, अब उसको घर 54 क्लेम करना है। फिर तो सर देखो, फिर सीधी बात यही है, एक ही बात कि पैसे का काम पैसे से ही होगा, आपको करना पड़ेगा, पैसे बाहर से आप अरेंज करो, पैसे बैंक में जमा करना पड़ेगा ड्यू डेट से पहले, बिल्कुल बिल्कुल करना ही पड़ेगा। 54F लेना है आपको तो करना ही पड़ेगा। देखिए, अगर बैंक में कब जमा करते हैं, जब आपको 3 साल में कंस्ट्रक्शन करना है, अगर आपको उसी साल में आप परचेस कर लो जितना कैपिटल गेन हो रहा है, आप मत जमा करो, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। प्रॉब्लम ये है इनका पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं है तो जो इनको कंसिडरेशन मिला है शॉप का, शॉप बेच दो, पैसा तो मिलेगा ना। अमित जी वहां तक मत जाइए, वो तो खैर सॉल्यूशन वो सबको पता है कि बेचने से आ जाएगा पैसा, लोन से आ जाएगा। प्रॉब्लम ये लॉ का पॉइंट ये है कि अगर मुझे शॉप मिला है और मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या कानून ऐसा नहीं बनना चाहिए कि जब एग्जेम्पशन का जो 54 में एग्जेम्पशन है वो किस चीज का है? आपको घर खरीदने के लिए दे रहा है ना सर। मैं वही कह रहा हूँ, सर लैंड ओनर अपना शेयर जब बिल्डर को दे रहा है, वहां से कमर्शियल शॉप ले रहा है वो। अमित जी सुनिए मेरी बात, कमलेश जी ये कह रहे हैं, बाकी लोग भी ये कह रहे हैं, लेट अस give the recommendation to the government to change the section 54 and put an exception कि जहां पर अगर ऐसा ट्रांजैक्शन होता है तो हमें टाइम लिमिट और दी जाए, बस यही है। और टाइम लिमिट अगर नहीं है तो उनको जो रिक्वायरमेंट अभी लॉ का है वो करना पड़ेगा। चलिए और कोई सवाल इसको? ठीक है, फिर हम लोग अब विल मीट नेक्स्ट ऑन 27th। और एक रिक्वेस्ट है कि जब भी किताब आप लोग को मिल जाए, और जिन्होंने किताब नहीं ली है प्लीज डू ऑर्डर इट, किताब बहुत अच्छी है। और जिनको भी किताब मिल जाए तो एक वीडियो जरूर से बना के भेज दीजिएगा कि किताब आपको कैसी लगी, ताकि वी कैन यूज, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है बाकी लोगों तक पहुंचने के। तो अभी अवेलेबल है ना सर सेल के लिए? हाँ ओके सर, आपने आईडी भेजी है क्या कोई? हाँ, कुरियर आपको ट्रैकिंग आईडी भेजी ना मनीष जी आपको? अच्छा ओके ठीक है, बहुतों को मिल गई है, लेकिन जैसे मिल जाए तो एक बार जरूर से एक वीडियो बना के भेजिए, किताब और आप दोनों साथ में, ठीक है, एक अच्छा सा राइटअप करके। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। 27 तारीख को मिलेंगे, 27 तारीख। जी सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।